नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस के नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम भारत के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। हमारा पहला प्रश्न है, गुलाबी नगर तथा पूर्व का पेरिस कहलाता है। ऑप्शन है विजयपुर, बीकानेर, जयपुर या उदयपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जयपुर। जयपुर को भारत के गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है। जयपुर के महाराजा राम सिंह ने प्रिंस ऑफ वेल्स और रानी विक्टोरिया को बधाई देने के लिए पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजाया था। तभी से लॉर्ड अल्बर्ट यानी प्रिंस ऑफ वेल्स ने जयपुर को पिंक सिटी घोषित कर दिया था। इस शहर को भारत के पेरिस के रूप में भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित में से मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के बाद कौन आया था? ऑप्शन है अलेक्जेंडर, डायमेकस, एथेनोएस या निरियाकस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डायमेकस। यानी डायमेकस ने मेगास्थनीज का स्थान लिया था। सीरियन किंग एंटियोकस प्रथम ने अपने राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। यानी मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के बाद डायमेकस आया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? ऑप्शन है अवध, मद्रास, पूर्वी पंजाब या मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है मद्रास। यानी मद्रास का इससे कोई लेना देना नहीं था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टर्रा टर्रा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प बी, बाल गंगाधर तिलक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, अदरक एवं दालचीनी बहुत बड़ी मात्रा में पांड्य देश में उत्पन्न होती थी। इस बात का उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन है मेगास्थनीज, टॉलमी, इब्न सैद या मार्को पोलो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मार्को पोलो। यानी मार्को पोलो एक इतालवी व्यापारी, खोजकर्ता और एक राजदूत था। उसका जन्म वेनिस गणराज्य में मध्य युग के अंत में हुआ था। अपने पिता निकोलस पोलो और अपने चाचा मातेओ पोलो के साथ वह रेशम मार्ग की यात्रा करने वाले सर्वप्रथम यूरोपियनों में से एक था। उसने अपनी यात्रा 1272 में लाइयासुस बंदरगाह से प्रारंभ की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, भारत में भारतीय जहाज रानी निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है अक्टूबर 1952, अक्टूबर 1954, अक्टूबर 1961 या अक्टूबर 1965। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, अक्टूबर 1961। यानी भारतीय जहाज रानी निगम या भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को ईस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन तथा वेस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन का समामेलन करके हुई थी। कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आर.जी. भंडारकर, वी.डी. सावरकर, गोपाल कृष्ण गोखले या भगत सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वी.डी. सावरकर। यानी अभिनव भारत समिति या यंग इंडिया सोसाइटी 1904 में वी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त समाज था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है,
वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद या लाहौर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली। यानी 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव थापा ने की थी। इस पार्टी का पुराना नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? ऑप्शन है रॉबर्ट टोर्टसेल, एंटोनिन रेमंड, हर्बर्ट बेकर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हर्बर्ट बेकर। सचिवालय भवन को इंडो सारासेनिक रिवाइल आर्किटेक्चर के प्रमुख वास्तुकार हर्बर्ट बेकर ने डिज़ाइन किया था। यह एक अंग्रेजी वास्तुकार थे जो नई दिल्ली के कुछ सबसे उल्लेखनीय सरकारी संरचनाओं के एक प्रमुख डिजाइनर थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ था? ऑप्शन है भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट या सुश्रुत। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, आर्यभट्ट। यानी गुप्त युग के दौरान आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ थे। गुप्त काल गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए अद्वितीय हैं। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी और सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है? ऑप्शन है गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र या टोपरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। यहाँ पर अशोक का कोई भी शिलालेख नहीं मिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, बौद्ध धर्म का मूल आधार है? ऑप्शन है 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4 आर्य सत्य। यानी ये 4 आर्य सत्य इस प्रकार से हैं। पहला है दुख, अर्थात संसार दुखमय है। दूसरा है दुख समुदय, अर्थात दुखों का कारण भी है। तीसरा है दुख निरोध, अर्थात दुखों का अंत संभव है। और चौथा है दुख निरोध मार्ग, अर्थात दुखों के अंत का एक मार्ग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, बैरम खां के पतन के पश्चात अकबर किसके प्रभाव में आ गया? ऑप्शन है मुनीम खां, माहम अनगा, शमसुद्दीन या तानसेन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, माहम अनगा। यानी 1556 में 13 साल की उम्र में मुगल सम्राट के रूप में सिंहासन पर बैठने से पहले माहम अनगा अकबर की मुख्य धायिका थी। उनके अपने बेटे अदम खान जो अकबर के पालक भाई थे, उनको लगभग शाही परिवार में से एक माना जाता था। माहम अनगा जो एक चतुर और महत्वाकांक्षी मानी जाती थी और घर और हरम की बहुत अधिक प्रभारी थी। उसने अपने और अपने बेटे के अधिकार को आगे बढ़ाने की कोशिश की। 1560 में माहम अनगा ने उसके बेटे और अदम खान दोनों ने अकबर को उसके शासक और संरक्षक बैरम खान के बिना भारत आने के लिए धोखा दिया और अकबर को यह समझाने में सक्षम हुए कि अब जब वह 17 वर्ष का हो गया है तो उसे बैरम खां की आवश्यकता नहीं है। अकबर ने अपने शासक बैरम खां को बर्खास्त कर दिया और उसे मक्का की तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। महीनों के बाद बैरम खां की एक अफगान द्वारा हत्या कर दी गई और बैरम खां की अधिकांश शक्ति माहम अनगा को दे दी गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, कवि कालिदास किसकी आराधना करके प्रतिभाशाली बने? ऑप्शन है भगवती, विष्णु, लक्ष्मी या शिव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भगवती। यानी
माता भगवती की आराधना करके ये प्रतिभाशाली बने थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर ब्राह्मणों से भी वसूल किया? ऑप्शन है बलबन, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। यानी फिरोज तुगलक पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। फिरोज तुगलक के ऐसा करने के विरोध में दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल कर दी। फिर भी फिरोज तुगलक ने इसे समाप्त करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अंत में दिल्ली की जनता ने ब्राह्मणों के बदले स्वयं जजिया कर देने का निर्णय लिया। यानी उन्होंने कहा कि आप ब्राह्मणों से कर मत लीजिए, इनका भी कर हम चुका देंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, हुमायूं को विजयश्री की प्राप्ति तो हुई किंतु वह दिल्ली के तख्त पर आसीन होने के केवल 1 वर्ष बाद किस सन में चल बसा? ऑप्शन है 1560 में, 1562 में, 1556 में या 1558 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1556 में। यानी 27 जनवरी 1956 को दीन पनाह भवन में सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मौत हो गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, सन 1527 ईस्वी में बाबर का युद्ध राणा सांगा के साथ हुआ किंतु इस युद्ध में सफलता बाबर को मिली, इसका क्या कारण था? ऑप्शन है राजपूतों की आपसी फूट थी, राणा संग्राम सिंह की अदूरदर्शिता थी, राजपूतों की अकुशलता थी या बाबर के पास सशक्त तोपखाने का होना था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाबर के पास सशक्त तोपखाने का होना था। यानी तोपखाने की वजह से ही वो इस युद्ध में जीता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, वह तैमूर लंग की कौन सी पीढ़ी में था? ऑप्शन है छठी पीढ़ी में, पाँचवीं पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में या तीसरी पीढ़ी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाँचवीं पीढ़ी में। यानी बाबर अपनी माँ की तरफ से चंगेज खान और अपने पिता की तरफ से तैमूर का वंशज था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, शेर शाह सूरी ने कृषकों से ठीक ठीक मालगुजारी वसूल करने के लिए जो कार्य किए उनमें से प्रमुख था किसानों को उचित दंड देना, जमीन की पैमाइश करना, मालगुजारी की सीमा निर्धारित करना या किसानों को ऋण देना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जमीन की पैमाइश करना। यानी जमीन की पैमाइश का अर्थ होता है जमीन को मापने की क्रिया। भूमि राजस्व सुधार के लिए शेर शाह सूरी ने भूमि और फसलों की विविधता के आधार पर उत्पादन में हिस्सेदारी का निर्धारण किया। शेर शाह ने भूमि की पैमाइश के लिए जरीब का अनुप्रयोग शुरू किया। शेर शाह ने 1 बीघा 360 वर्ग गज का क्षेत्रफल तय किया था। अगला प्रश्न है हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 20। शेर शाह की मृत्यु एक दुर्घटना के परिणाम स्वरूप हुई थी, यह दुर्घटना कौन सी थी? ऑप्शन है हाथी के बिगड़ जाने से हुई थी, बारूद में आग लग जाने के कारण हुई थी, तीर लग जाने से हुई थी या बंदूक का गोला गलत दब जाने की वजह से हुई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी बारूद में आग लग जाने के कारण हुई थी। कलिंजर के युद्ध के दौरान एक तोप का गोला किले की दीवार से उछलकर टकराया और वहां से उछलकर बारूद के ढेर पर गिर गया। इससे विस्फोट के कारण शेर शाह सूरी बुरी तरह झुलस गया और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो कल मिलते हैं नए 20 प्रश्नों के साथ। थैंक यू।